हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखिए, हम एसिड बेस सॉल्ट, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा एसिड बेस और इंडिकेटर करवा चुका हूं। आज हम सॉल्ट पीएच स्केल, इस वीडियो में पूरा हम सॉल्ट पीएच स्केल और उसके यूजेस और कुछ सॉल्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट वीडियो को देखिए, क्योंकि इसके बाद फिर से मैं क्वेश्चन एनालिसिस करवाऊंगा। तरह तरह के क्वेश्चन आपको एसिड बेस सॉल्ट से मैं करवाऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्ट की अगर हम बात करें, सॉल्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या, एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके आपका आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच कंटेन, ठीक है, उसके पास क्या हो सकते हैं, तो पॉजिटिव आयंस होता है। क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है अदर देन H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन के अलावा कोई और कटायन होता है। कटायन कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, और मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ मेटल और नॉन मेटल आपको जरूर से जरूर पता होगा, क्योंकि आप 10th के अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 100% श्योरिटी होगी कि आपको कटायन एनायन का मतलब पता होगा। नहीं भी पता है तो मैंने मेंशन कर दिया है कि कटायन वो चीजें होंगी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस, तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। साल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच कंटेन अ पॉजिटिव आयंस, और कटायन जिसको हम बोलते हैं अदर देन H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन के अलावा। ठीक है, एंड निगेटिव आयन जिसको हम एनायन बोलते हैं अदर देन OH माइनस आयन। तो ये चीजें उस सॉल्ट में मौजूद होगी, H प्लस के अलावा और OH माइनस के अलावा। अगर वो चीज, एक कटायन मौजूद रहेगा और एक अनायन मौजूद रहेगा, और दोनों H प्लस और OH माइनस के अलावा मौजूद रहेगा, तो उस चीज को हम सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर हम दो तीन यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारा NaCl का है। NaCl कहने का मतलब आपका सोडियम क्लोराइड। आप जब सोडियम क्लोराइड को देखिएगा, सोडियम क्लोराइड को जब आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे NaCl मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब आपको मालूम है कि सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे ये कॉमन सॉल्ट है, इसको पानी में आप एक्वस सॉल्यूशन में जब भी मिलाइएगा तो ये सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबल होगा तो जैसे ही ये घुलेगा तो क्या होगा, Na प्लस, और इलेक्ट्रिसिटी जब इससे हम पास करवाएंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूटता है जनरली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये Na प्लस और Cl माइनस आपको दे रहा है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब कटायन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है जिसका मतलब एनायन है। ठीक है, तो सॉल्ट वो कंपाउंड, वो आयोनिक कंपाउंड है जिसके पास पॉजिटिव आयन रहेगा H प्लस आयन के अलावा, और निगेटिव आयन रहेगा एनायन के अलावा। ठीक है, अब देखिए इसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई, इसको बांट दिया गया। बांट किस फॉर्म में दिया, दो भागों में इसको हमने बांटा है, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट किसको बोलेंगे, वो सॉल्ट जिसका पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन एसिड का होता है। वो सॉल्ट जिसमें आपका एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होगा वो पार्शियली होगा। पार्शियली कहने का मतलब कि पूरी तरीके से वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सॉल्ट विच कंटेन H प्लस आयन, ऐसे सॉल्ट जो आपके क्या करते हैं, H प्लस आयन आपको कंटेन करते हैं। जैसे देखिए आपने एक पढ़ा होगा NaHCO3, ठीक है, जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का सॉल्ट है, बट इसमें क्या कंटेन है, H प्लस आयन कंटेन है। इसका मतलब ये एक तरह का एसिडिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से बेसिक सॉल्ट की अगर हम बात करें कि बेसिक सॉल्ट क्या होता है, तो बेसिक सॉल्ट में भी पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पे किसका होगा, बेस का। और जब भी पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो हमारा OH माइनस क्या हो जाएगा, उसमें बचा रह जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट विच कंटेन OH माइनस आयन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले ली तो ये हो जाएगा MgOH का OHCl। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं या हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल हुआ। उसके बाद जब हम सॉल्ट पे बढ़ते हैं तो फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट कहने का मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर, और इसको हम किस आधार पे बांटते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिड और बेसिस के आधार पे हम इसको बांटते हैं। तो इसकी जो
आपकी ग्रुपिंग होगी, ठीक है, वो एसिड और बेसिस के आधार पे। तो एसिड कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी एक एसिड ग्रुप का, जैसे अगर हम बात करें, इसको 3 भागों में मैंने लिखा है, एक सल्फेट फैमिली है, एक नाइट्रेट फैमिली है और एक क्लोराइड फैमिली है। 3 फैमिली यहाँ पे है। कौन कौन से? सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली और क्लोराइड फैमिली, ठीक है। इसका मतलब अगर मान ले कि ये जो दोनों कंपाउंड, दोनों एग्जांपल मैंने लिखे Na2SO4 और K2SO4, इसका मतलब है कि ये जो Na2SO4 बन रहा है, इसका मतलब इसमें H2SO4 का आपका एसिड यूज किया गया है, ठीक है। तभी आप देखे होंगे कि जनरली एसिड और बेस जब रिएक्ट आपस में करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, NaOH का और HCl का। तो जनरली यहां से क्या होगा, यहां से आपका H और OH निकलेगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और जो बच जाएगा वो क्या बना देगा, सॉल्ट। तो NaCl बन गया, तो NaCl और H2O बन गया। तो यहां से H निकला था, यहां से OH निकला था। इसका मतलब ये जो NaCl बना है वो HCl के एसिड्स का बना है। तो देखिए यहाँ पे HCl यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वहीं अगर हम इस तरह की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि HNO3 कार्बोनिक एसिड का यूज किया गया है। उसी तरीके से यहाँ HCl का ग्रुप लिया गया है, ठीक है। तो ये कौन से इसकी अगर हम बात करें, ये कौन से ग्रुप, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये क्लोराइड फैमिली से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Cl का आपने यूज किया। यहाँ पे नाइट्रेट का, क्योंकि नाइट्रेट आपने एसिड यूज किया है, सॉरी, यहाँ पे आपने नाइट्रिक एसिड यूज किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सल्फेट फैमिली, तो यहाँ पे आपने सल्फेट, आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया है। तो ये अलग अलग तरह के आपकी फैमिलीज बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सॉल्ट पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पीएच पढ़ेंगे, पीएच के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम आगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच कहने का क्या मतलब, तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हम कोई भी सॉल्यूशन लेंगे, वो चाहे एसिड का ले वो बेस का ले, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन के पावर के हिसाब से, मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से हम बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो चलिए पीएच को हम कैसे मेजर करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो ये मेजर जिससे किया जाता है उसको हम पीएच स्केल करते हैं, तो मेजर्ड बाय पीएच स्केल, ठीक है। तो देखिए मैंने एक पीएच स्केल यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे NaOH यूज करते हैं, मतलब ये एक तरह का बेस है, और जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, OH माइनस आयन, ठीक है। तो देखिए जब भी हम पुट करेंगे इसको OH माइनस आयन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आपको सिर्फ OH माइनस आयन मिलेगा, H प्लस आयन वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा, होगा, लेकिन उसकी जो संख्या होगी या उसकी जो क्षमता होगी, जिसको हम स्ट्रेंथ कह रहे हैं, उसकी जो क्षमता होगी वो OH से कम होगी, ठीक है। तो हम हमेशा ज्यादा वाला को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ OH जो होगा वो H प्लस आयन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब ज्यादा होगा H प्लस आयन से, तो H प्लस आयन से जब भी ज्यादा होगा तो उसको हम बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। मतलब अगर मान लीजिए एसिड कहने का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहने का मतलब कि देखिए हम पीएच स्केल को मेजर कैसे कर रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के आधार पे। अगर मान लीजिए कि हम जब एसिड यूज करेंगे तो एसिड में H प्लस आयन ज्यादा मिलता है, बेस में OH माइनस आयन ज्यादा मिलता है, तो हम हमेशा हम किसके आधार पे कर रहे हैं, हाइड्रोजन के आधार पे। तो हमेशा हम हाइड्रोजन को ही पकड़ के चलेंगे। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि H प्लस आयन मिल रहा है, अगर ज्यादा मिल रहा है तो एसिड, कम मिलेगा तो बेस। बात समझ में आ रही है, मिलते दोनों हैं, H प्लस भी और OH माइनस भी, लेकिन अगर ज्यादा मिल गया तो H प्लस और कम मिल गया तो OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको टेबल बनाया है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि जैसे आपका एसिड है तो उसमें H प्लस आयन आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जो बेस है उसमें OH माइनस आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। मतलब H प्लस की संख्या कम होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 भागों में पीएच स्केल को हमने बांट दिया है।
0 से 7 के बीच वाले पार्ट को एसिडिक बोलते हैं। कहने का मतलब होता है, उससे भी पहले अगर हम बात करें तो देखिए, आप एक्वस सॉल्यूशन प्योर वाटर की बात होती है तो उसकी पीएच वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, 10⁻⁻14 में होता है लॉगरिथम वाला। तो वो सब अभी हमें नहीं पढ़ना है, तो उतना हम दिमाग नहीं खर्च करते हैं। बेसिक जो हमें पढ़नी है, जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, उसको हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 0 से 7 के बीच में जो वैल्यू होगी वो एसिडिक प्रॉपर्टी को बताएगा। ठीक है, अब एसिडिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि H+ संख्या की ज्यादा होगी, उसमें H+ आयन आपको ज्यादा मिलेगा। तो जब ज्यादा मिलेगा तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, तो रेसिप्रोकल हो गया। पावर ऑफ H+ आयन इज रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, जहां पे H+ आयन ज्यादा मिलेगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब देखिए 7 पे पहुंचा तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कहने का मतलब कि ना आपका एसिड होगा ना ही बेस होगा। ठीक है, और 7 से लेके 14 के बीच वाले पार्ट को हम बेस बोलेंगे। ठीक है, तो 14 से 7 के बीच वाले को बेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट आप बोलोगे सर, अब जैसे HCl की बात करें तो HCl का आपको 1 हो जाता है। ठीक है, एसिडिक आप HCl पढ़िएगा तो इसकी आपको पीएच वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर बेस की बात करें NaOH की, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, उसका 14 हो जाता है। तो देखिए जिसका आपका NaOH बेस है, बेस का 14 हो गया। 14 आपका कहाँ, इधर आता है, और यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा बेस मैंने खींच रखा है। HCl 1 होता है, इधर रख रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम पीएच वैल्यूज निकालना सीखेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को आपको नहीं होगा तो आगे पढ़ाया जाएगा, तो यहीं पे डील कर लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी जनरली होता क्या है कि आपका रंग के हिसाब से होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, आप यहां से लेके चलो विप गियोर पे इसको बना दो। ठीक है, कलर जैसे बेसिकली अगर हम बात करें विप गियोर, सॉरी GY O और R, लास्टली R हो जाएगा। ठीक है, विव गियोर आपको दिख रहा होगा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, सॉरी हाँ ब्लू इंडिगो और फिर आपका वॉयलेट। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से, कलर के हिसाब से हम बताते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि HCl का कलर कैसा होगा तो आपको रेड होगा। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम रेड मानेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग करते थे। ठीक है, और एक बात अगर मैं बात करूं कि आप इंडिकेटर को जैसे अगर आप लिटमस को यूज करते हैं तो क्या होता था, वहां एसिड बेस में जब चेंज करता था तो रेड टू ब्लू होता था, और जब ब्लू टू रेड में होता था तो आपका एसिड होता था। तो यहाँ पे देखिए रेड हो रहा है ना, ब्लू से रेड अगर हो जाता है तो एसिड का हम बिहेवियर उसको बोलते थे। ठीक है, अब देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट, हर सॉल्ट की अलग अलग पीएच होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब, मान लीजिए HCl और NaOH को लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों रिएक्ट कराएगा, रिएक्ट करके हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा जिसका हम यूज करते हैं, और NaCl जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस। देखिए जो कमजोर होगा और जो ताकतवर होगा तो हमेशा ताकतवर का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे राजा क्या होते थे, जो पहले जमाने में जो राजा ताकतवर होते थे उनकी ही सरकार बनती थी, उनका ही राज्य शासन चलता था। तो सेम चीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पे वीक बेस है, तो क्या आपका जो सॉल्ट बनेगा भी वो किसका बनेगा, एसिड का बनेगा। यहाँ पे वीक एसिड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हम पीएच ऑफ सॉल्ट के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो जब न्यूट्रल रहेगा तो इसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर, जब एसिडिक हो गया तो 7 से छोटा, और जब बेसिक हो गया तो 7 से बड़ा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। सॉल्ट भी मेजर करेंगे तो क्या होगा, जब न्यूट्रल हो गया तो 7 के बराबर, एसिडिक हो गया <7। ठीक है, और बेसिक हो जाएगा इसका मतलब <7। तो इस तरीके से आप पीएच ऑफ सॉल्ट बता सकते हैं। अब हमें पीएच की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं उनकी पीएच वैल्यू जो अगर हम बात करें 7 से लेके 7.8 के बीच में होती है। जितनी भी तरह के रिएक्शन ह्यूमन बॉडीज में या प्लांट्स में होती है वो लगभग 7 से लेके 7.8 के बीच में ही होती है। ठीक है,
इसका एक आप जनरली जिगता जागता उदाहरण है कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन होता है और उसकी पीएच वैल्यू 7.4 अबाउट अप्रोक्स आपको होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंस है क्या है, तो एक्सेस ऑफ एचसीएल प्रोड्यूस पेनिंग इरिटेशन इन द स्टोमक। जब भी हम फूड कोई खाते हैं, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टोमक एक तरह का एसिड तैयार करता है और उस एसिड का नाम है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कभी कभी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में ये हमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब एक्सेस अमाउंट में हमारे पास HCl प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे स्टोमक के अंदर, तो ये पूरे सिस्टम को दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या करेगा, तो हमारे पेट में पेन स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही जलन इरिटेशन होने लगेगी। ठीक है, तो अब इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब एक तरह की चीज खाएंगे जिसको हम एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, एंटासिड एक तरह का माइल्ड बेस होता है। माइल्ड बेस मतलब बहुत ज्यादा हमारे बॉडी को वो इफेक्ट नहीं करेगा, हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, जिसका नाम है MgOH2 का होल 2, या फिर आप बेकिंग सोडा भी यहाँ पे यूज कर सकते थे। ठीक है, तो MgOH का होल 2 को हम यूज करते हैं, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। और यूज जैसे ही करेंगे हम, तो हम हमारे अंदर जो पेट के अंदर जो आपकी इरिटेशन और पेन थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला यूज है हमारा एवरीडे लाइफ में सबसे ज्यादा ये काम होती है। ठीक है, मतलब दिक्कतें होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए टूथ डिकेइंग। आज के 90% पीपल्स के टूथ डिकेइंग प्रॉब्लम स्टार्ट है। ठीक है, तो इसका होने का क्या कारण है, ऐसा नहीं कि वो ब्रश नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे का टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इसके पीछे भी रीजन है, अगर आपके मुंह की पीएच वैल्यू, ठीक है, मतलब आपके जो पीएच वैल्यू हो गई मुंह की, वो अगर मान लीजिए माउथ की 5.5 से कम हो गई, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो कैल्शियम फॉस्फेट तो जिसको हम टूथ इनेमल बोलते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा, आपका डिसोल्यूशन होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, मतलब वो धीरे धीरे डिके करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 से आपको कभी भी उससे कम आपका इनेमल की पीएच वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपके माउथ की 5.5 से कभी भी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। इसी के कारण कहा जाता है कि सोते समय ब्रश करिए। मान लीजिए आपने कुछ एसिडिक चीजें ज्यादा खाई है जिसकी वजह से आपके मुंह की पीएच वैल्यू अगर मान लीजिए 5.5 से कम हो गई, तो टूथ डिकेइंग पक्का है। ठीक है, तो आप लोग सावधान हो जाइए। साथ ही सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। ठीक है, मतलब जो भी हमला प्लांट्स के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा हमारे ऊपर होता है, ठीक है, मतलब एक तरह का प्लांट्स है जिसमें आपको उस प्लांट्स का नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स आपने देखा होगा, बी होता है एनिमल बी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एनिमल बी जनरली क्या होते हैं, जैसे अगर हम लोग हिंदी में बोले तो आपको एक तो चींटी हो गई, ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी आपका हो गया हड्डा, अब अलग जगह पीली चींटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जब हमें काट लेता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, साथ ही एक निटल प्लांट्स है, ठीक है, उसके लीव में कटीले, आपको कटीले टाइप के बने हुए रहते हैं। तो जब भी वो हमारे शरीर से टकराता है तो उसमें जो मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारे बॉडी में चला आता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज को भी खत्म करने के लिए हम लोग इसका अब इसको खत्म करेंगे। ये तो हमारे बॉडी में आ गया, हमारे बॉडी को पेन और इरिटेशन देना स्टार्ट कर दिया, तो इसको खत्म करने के लिए, रिलीफ देने के लिए हम लोग एक बेकिंग सोडा का यूज करते हैं जिसको हम NaHCO3 बोलते हैं। और इसको जैसे ही यूज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, तो हमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पीएच वैल्यू का काम था, अभी तक हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है जो है कॉमन सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट्स पढ़ने, 2-3 सॉल्ट को बहुत ही डीपली पढ़ना है क्योंकि उससे ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो फटाफट सारे सॉल्ट को भी हम आज देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट सॉल्ट हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सॉल्ट है वो कॉमन सॉल्ट है जिसको हम NaCl बोलते हैं। ठीक है, ये सॉल्ट जो है वो मोस्टली जो हमें मिलता है, जो हमें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो सी वाटर से बनाई जाती है। ठीक है, सी वाटर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पानी में बन के तैयार है, आपको बस उतार के रख देना, नहीं। सी वाटर से आप इसको क्या करते हैं, वहां पे एक आपको सैलो टैंक्स बनाए जाते हैं जिसमें सन और विंड के मदद से हम लोग ये सॉल्ट को बना पाते हैं। ठीक है, तो आपका मोस्टली ये आपको जो फॉर्म होता है वो सी वाटर से ही फॉर्म होता है।
प्रॉपर्टीज इसकी बात की जाए तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको मिलेगा। कलरलेस कहने का मतलब उसका कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। और क्रिस्टलाइन मतलब छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो 820 डिग्री सेल्सियस है लगभग आपकी। एट लो टेम्परेचर अगर हम बात करें कि 0 से 20 डिग्री के बीच में अगर है, -20 डिग्री के बीच में है, ठीक है, तो ये डिहाइड्रेटेड नेचर का हो जाता है। डिहाइड्रेटेड कहने का मतलब कि ये आपको इसके साथ कुछ आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, और इसी चीज को हम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर बोलते हैं, मतलब वाटर का कुछ मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच रहेगा, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये आपका पानी में सॉल्युबल पूरी तरीके से होता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो ये हमारे डाइट के लिए, डाइट कहने का मतलब हमारे जो फूड, हम जो भोजन लेते हैं तो उसके हमारे बॉडी को फिटनेस के लिए इसमें हमारा सबसे ज्यादा यूजेस हम NaCl का करते हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें कि मान लीजिए किसी भी तरह के फ्रीजिंग चीज को बनानी है, जैसे अगर मान लीजिए कि मिक्सचर, जैसे यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब अब जब हम इसको आइस के साथ मिक्स कर देते हैं तो हम जनरली जो बनाते हैं वो आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आइसक्रीम फॉर्मेशन में भी यूज होती है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा यूज जो मोस्टली अगर हम इंडस्ट्रियल यूजेस में देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज किया जाता है कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में ये आपका यूज किया जाता है या उसके साथ यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसके बारे में लगभग एग्जाम में आपको हर बार पूछा गया है, ठीक है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसकी फॉर्मूला होती है NaOH। ये जो प्रिपेयर्ड किया जाता है तो इसका एक मेथड है जिसको हम क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, जिससे हमें ये चीजें प्राप्त होती है, NaOH प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये है क्या, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन कहने का मतलब NaCl उसमें 40% तक अप्रॉक्स आपका उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो 40% तक ये आपका प्रेजेंट होता है। साथ ही इस मेथड को जिससे हमें ये चीजें मिली, NaOH मिला, उसको हम बोलेंगे क्लोरो अल्कली प्रोसेस, ठीक है। साथ ही अगर बात करें इस रिएक्शन की, तो रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो रिएक्शन NaCl हमने क्या किया था, सॉल्ट लिया था और उसको किसके साथ हमने डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो जब हम इसको यूज करेंगे, तो जब इलेक्ट्रोनिसिटी इससे पास करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा NaOH, क्लोरीन और साथ ही हाइड्रोजन गैस आपको निकलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो कैथोड पे बनेगा। एक फिगर आपको डायग्राम वाइज बतानी थी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपका डिस्कशन करवा, तो मैं मान रहा हूँ कि आप वो चीजें एक बार देखे होंगे जरूर, ठीक है। यूजेस की अगर बात करें तो इसका यूज है सॉप बनाने का, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज ज्यादातर हम लोग करते हैं। लेबोरेटरी में ये रिएजेंट्स की तरह यूज किया जाता है। साथ ही आर्टिफिशियल फाइबर्स को भी बनाने में ये यूज किया जाता है और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट सॉल्ट को हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 2-3 सॉल्ट और मेन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो लास्ट तो अब जो हम सॉल्ट पढ़ेंगे वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला की अगर हम बात करें तो CaOCl2 होता है, ठीक है। इसको प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है, तो जनरली हम ड्राई स्लिक लाइम से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, और जब पास करवाते हैं तब जो फॉर्म होता है वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राइड फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन गैस हम पास करवा रहे, तो जब क्लोरीन गैस हम पास करवा रहे तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है और साथ में वाटर आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करा पाते हैं, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग लाइम, ठीक है। यूजेस की बात करें तो देखिए इसका यूजेस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, कपड़े उपड़े बनाने वाली, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन, ठीक है। कॉटन को ब्लीच करने के लिए और लेनिन को ब्लीच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इन द पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, जो हम लोग वुड जो लकड़ियां होती है तो उसमें दीमक न लगे इस टाइप से, उसको लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। साथ ही डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। आप देखते होंगे जब आप गर्मी की छुट्टियों में जनरली स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो जनरली क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर्स को टंकी उनकी में डाल दिया जाता है ताकि वहां पे जो इन्फेक्शंस जो कीड़े थे वो खत्म हो जाए, ठीक है।
तो अजीब तरीके की यहाँ से एक स्मेल मिलती है, ठीक है। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर। एक हमारे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको तैयार कैसे करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, किसका, सोडियम क्लोराइड का। और एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, ठीक है। ब्राइन कहने का मतलब कि इसमें 40% आपका NaCl होगा, ठीक है। और उसका हम यूज करते हुए साथ में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तब जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बेकिंग सोडा मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ NaCl है, वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये रिएक्ट हुआ तो हमें मिला बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसका भी ज्यादातर यूज हम एंटी एसिड का फॉर्मेशन करवाने में करते हैं, साथ ही इसको कुछ फूड आइटम्स और ड्रिंक्स में ऐड किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यूजेस था बेकिंग सोडा का। अब आइए देखिए वॉशिंग सोडा। ठीक बेकिंग सोडा से ही रिलेटेड ये आपका वॉशिंग सोडा है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। स्टेप 1, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए हमने यहाँ बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन, मतलब ये बोल रहा है पहला स्टेप आपका क्या है, बेकिंग सोडा को बनाने का। तो हम लोग बेकिंग सोडा यहाँ पे बना लिए थे, तो पहला तो काम कर चुके हैं। अगर आपसे सिर्फ वॉशिंग सोडा पूछेगा तो पहले ये काम करेंगे, फिर स्टेप 2 को काम करेंगे, ठीक है। मैंने बस कम समय में आपको बता देने के लिए हमने उसको लिखा नहीं है। तो देखिए पहला स्टेप का हमारा काम यहाँ पे है। सेकेंड स्टेप में कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा का हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। तो जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहां हमको बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर आपका निकलेगा, वाटर गैसेस के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। अब एक और स्टेप है जिसको स्टेप 3 हम बोल रहे हैं, यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या होगा कि हम कुछ सोडियम कार्बोनेट के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। जब जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिला था उसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, मतलब वहां पे वाटर की मात्रा ज्यादा नहीं थी। लेकिन यहाँ जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन किए तो यहाँ हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। इसमें क्या हुआ, 10H2O, हम लोग 10 मोल ऑफ H2O हम इसमें ऐड किया और वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो गया। इसका यूजेस ज्यादातर हम कहाँ करते हैं, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। जैसे आप लोग डिटर्जेंट भी यूज करते हैं तो वो वॉशिंग सोडा ही होती है, धोने का सोडा इसको हिंदी में बोलते हैं। साथ ही इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स एक कंपाउंड है सोडियम का जिसको फॉर्मेशन करवाने में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज होता है, ठीक है। अब आइए एक छोटा सा और सॉल्ट है जिसको हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये बनता कैसे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, ठीक है। जिप्सम एक कंपाउंड है जो आपका पत्थर का टाइप का होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, मतलब इससे ज्यादा हीट देंगे तो ये जितना वाटर मॉलिक्यूल POP बनने के लिए चाहिए उससे भी कम हो जाएगा और फिर वो सिर्फ एनहाइड्रस CaSO4 का फॉर्मेशन कराएगा, तो हमें POP फॉर्म नहीं होगा। तो हम उतना ही हीट देंगे, उतने देर तक ही हीट देंगे जितने देर पे ये हमको POP बना के दे दे। तो POP का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। 1/2 मतलब 1.5 H2O वाटर रिमूव कर जाता है और 1/2 H2O वाटर इसके साथ रह जाता है, और ये जो चीज रह गई इसी को हम POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका यूजेस मेकिंग इन टॉयज, स्टैचूज और भी बहुत सारी चीजों में किया जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे। अब देखिए एक छोटा सा और पार्ट, यहाँ तक आपका सॉल्ट लगभग खत्म हो गया, ठीक है। एक दो सॉल्ट अगर और आपको पढ़ना तो फिलहाल इतना ही है, मेनली इतना ही है, ठीक है। अब देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या है। तो जनरली की ये क्या है कि मान लीजिए कोई भी आप सॉल्ट ले रहे थे, ठीक है, कोई भी सॉल्ट, जैसे जिप्सम एक सॉल्ट था, ठीक है, तो इसके साथ कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट होते थे, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ एडिंग, जिसके साथ जुड़े तो इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जैसे जिप्सम CaSO4.2H2O, यहाँ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दैट मीन CuSO4.5H2O। तो यही हमारा सॉल्ट था। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और वीडियो कंटिन्यूअसली अभी एग्जाम के पर्पज से पाने के लिए चैनल का हमारा सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।